जय हिंद बच्चों, प्यारेज द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, कल हम लोगों ने क्या किया था, यूक्लिड का जो ज्यामितीय परिचय है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था और उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से देख लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी बड़ा है, इसका आधा पार्ट हमने लिखा है, जो मेन है उसको लिख दिया है, कुछ चीज़ें हैं जो लिखा नहीं है वो आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार करना है। ये क्या दिया गया है, अभिधारणा दी गई है, इस पर हमको विचार करना है। क्या विचार करना है, पहली चीज ये अभिधारणा है। विचार क्या करना है, दो भिन्न बिंदुओं ए और बी दिए रहने पर, ये इसका देखिए पहला का समझिएगा, पहले को पहला ये बोला है कि दो भिन्न बिंदु, भिन्न बिंदु का मतलब होता है अलग अलग बिंदु। तो यहां पर देखिए एक बिंदु यहां पर है, मान लेते हैं एक बिंदु यहां पर है, ये दोनों अलग अलग बिंदु हैं, बिल्कुल हैं। दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित हो सकता है। मतलब उसके कहने का ये मतलब है कि क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट भी पढ़ लीजिए पहले। यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है, ये दूसरा पॉइंट है। जस्ट जो पहला है उसी का विपरीत दूसरा है। देखिए कैसे, यहां पर दो भिन्न बिंदु की बात किया है, तो यहां पर दो भिन्न बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ए है, एक इसको ए और इसको बी मान लेते हैं और इसको मिला देते हैं, तो ये एक रेखा बन गई। तो भिन्न बिंदु से ए और बी से एक रेखा। एक तीसरा बिंदु सी, मतलब इसी रेखा पर एक तीसरा बिंदु क्या है, सी ऐसा विद्यमान है। ये सी जो ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है, मतलब इनके बीच कहीं पर स्थित हो सकता है। क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल है कि दो बिंदुओं के बीच में एक कोई बिंदु आ सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ सकता है। कोई भी लाइन हम ड्रॉ करें, कोई भी दो बिंदुओं से बनाकर एक लाइन ड्रॉ कर दें, इसके बीच में ऑटोमेटिक कोई ना कोई बिंदु तो आ ही जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका कहने का यही मतलब है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु, यहां पर क्या एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान हो सकता है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। मतलब क्वेश्चन को आप थोड़ा सा बदल भी सकते हैं। कैसे, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर, ए और बी दिए रहने पर क्या, यहां पर क्वेश्चन लगा सकते हैं आप, क्या एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान हो सकता है जो ए और बी के बीच स्थित हो सकता है? तो बिल्कुल ऐसी कंडीशन पॉसिबल है। तो यही चीज हमको बताना है। ये तो हमने केवल ये जो आपका स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हमने समझाया है। अब क्वेश्चन कुछ आपसे अलग पूछा गया है। चित्र आपका ये रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, वो नीचे इतने लिखने के बाद वो नीचे क्या दिया है, उसके बाद नीचे उसने दिया है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। क्या जो ये अभिधारणा है, ये अभिधारणा है, पहले ही बता दिया है कि ये दोनों क्या है, अभिधारणा है, अपगृहीत नहीं है, ये पॉस्टुलेट है। ये जो दिया है पॉस्टुलेट, क्योंकि अभिधारणा को इंग्लिश में पॉस्टुलेट क्या कहते हैं और अपगृहीत को एक्सियम्स बोलते हैं। तो ये जो पॉस्टुलेट है, ये दोनों पॉस्टुलेट है, एक्सियम्स नहीं है। तो यही पूछा है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। तो बिल्कुल है, बहुत सारे अपरिभाषित शब्द हैं। जैसे आप बिंदु की डिफिनेशन नहीं जानते हैं कि बिंदु क्या होता है, यहाँ पर देखिए बिंदु की बात बोल दिया है, ठीक है। उसके बाद एक रेखा बन रही है, तो इसमें बहुत से ऐसे टर्म हैं जिनकी डिफिनेशन यहाँ पर नहीं बताई है। तो जो पहली लाइन है ना इसका, कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, तो उसका जो आंसर होगा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हाँ यहां पर बहुत शब्द हैं जिनको परिभाषित नहीं किया गया है, जिनको परिभाषित नहीं किया गया है। ये पहले का पहला पार्ट का आंसर है। उसके बाद देखिए फिर उसके भी आगे क्या लिखा गया है
क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? तो इसका देखिए आंसर आप इसको पढ़ने के बाद दे पाएंगे। ये तो अभी तक आपने पहले का जवाब दे दिया, ये तो ये बिल्कुल हो सकता है। अब इसमें ये भी पूछा है, अब इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। ये आप पहले का आंसर दिए, पहले का पहला पार्ट आंसर आपने दिया है, दूसरे पार्ट को भी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद उधर देखते हैं। देखिए क्या है, यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या यहां पर कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर नहीं हैं। इसके कहने का ये मतलब है, जैसे दूसरा अगर दूसरे के लिए चित्र बनाए हम, दूसरे के लिए फिगर, तो इसके कहने का मतलब है कि ये 2 बिंदु हैं ए और बी, और इन पर कोई बिंदु सी नहीं है। वो बिंदु सी जो है यहां पर इस लाइन पे था और यहां पर इस लाइन के बाहर है। तो वही पूछा है, यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु, कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं, इसमें कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। तो देखिए ये कंडीशन बन रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 2 बिंदु तो हो सकते हैं एक रेखा पर, लेकिन जो तीसरा बिंदु है अगर ये इस पे लाइन पर रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे लिखेंगे वही चीज कि जो पहला क्वेश्चन है, क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? दोनों को उम्मीद है दोनों को समझ गया है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आप इनको समझना है। तो पहला यही है कि हाँ, यहाँ पर बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको परिभाषित नहीं किया गया है। अब दूसरे का जो ये पहला वाला आंसर होगा वो भी यही होगा कि हाँ, सेम यही चीज, हाँ यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं जिनको परिभाषित नहीं किया गया है। ओके, पहले का पहले पार्ट दोनों को बात हो गया, पहला दूसरा। अब इसमें देखिए कि क्या ये अभिधारणाएं जो है अविरोधी हैं? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? तो देखिए क्या ये अविरोधी है कि नहीं। देखिए ये दूसरी बात बोला है और ये दूसरी बात बोला है, ये बात बोला है तो ये, और ये क्या बोला है? दूसरी बात बोला है। तो बिल्कुल ये कैसी है? देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है कि ये दोनों बिंदु, ये क्या है, क्या ये दोनों बिंदु अविरोधी हैं कि नहीं। तो बिल्कुल अविरोधी हैं। हम यहां पर लिख सकते हैं कि यहां पर इसका पहला और दूसरा दोनों को यही, हाँ ये अविरोधी है। ठीक है, देख लीजिए जरा ये क्वेश्चन को पीछे से देख लीजिए अच्छे से, पहले इसका क्लियर कर लीजिएगा। तीसरी पॉइंट पे देखते हैं। अब देखिए तीसरे पॉइंट क्या है इसमें। तीसरा पॉइंट बोला गया है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होते हैं। अब देखना है इन दोनों को, तीसरी चीज पूछी गई है कि क्या, तीसरा पॉइंट बुक में, इसीलिए हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, लिखा रहता है तो समझाने में भी सही रहता है और देखने में भी, नहीं तो बार बार पीछे देखना पड़ता है। देखिए तीसरी चीज पूछा है कि गया है कि क्या ये दोनों अभिधारणाओं से प्राप्त होती है। क्या ये दोनों अभिधारणाओं से प्राप्त हो रही हैं? ये अभिधारणा ही तो है, ये अभिधारणा ही तो है ना। तो ये दोनों किससे प्राप्त हो रही है? अभिधारणा से प्राप्त हो रही है। तो इनका भी आंसर लिख देंगे, हाँ ये दोनों अभिधारणाओं से प्राप्त हो रही हैं। और ये स्पष्ट करना है, इन्हीं के बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया? तो देखिए बारी बारी से फिर हम एक एक क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं और आपको आंसर बताते जाते हैं। पहला दोनों आपको समझ गए कि यहाँ पर तीनों एक ही रेखा पर स्थित है, यहाँ पर 2 बिंदु एक रेखा पर स्थित है लेकिन तीसरा बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। तो दोनों अभिधारणाओं में कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपरिभाषित हैं, जिनको परिभाषित नहीं किया गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पर बहुत शब्द या कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको परिभाषित नहीं किया। बहुत ना लिखिए, कुछ लिख दीजिए, यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनको परिभाषित नहीं किया गया है। ये दोनों के लिए हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था इसी में, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। अविरोधी का मतलब कि अविरोधी का मतलब क्या होता है? उल्टा। अविरोधी, विरोधी का मतलब होता है उल्टा, अविरोधी का मतलब होता है उल्टा नहीं। तो देखिए जो ये बात बोला है जस्ट इसके अपोजिट है। जस्ट देखिए यहां पर अविरोधी बोला गया है ना, अविरोधी, तो ये तो विरोधी है, अविरोधी नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे नहीं, ये अविरोधी नहीं है। समझ में आया? तीसरी चीज इसमें जो पूछा गया है वो ये है कि क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होते हैं। तो ये बिल्कुल यूक्लिड की किससे प्राप्त हो रहे हैं? अभिधारणाओं से ही प्राप्त हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं था,
बस हमने जो बताया था आपको पहले ही क्लास में कि अगर आप अभिधारणा और अपगृहीत को अच्छे से, एक्सिम्स और पोस्टुलेट को अच्छे से समझे रहेंगे तो इन क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज़ हो सकता है आप लोग कैच ना कर पाए हों, जल्दबाजी में बता दिए। वहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या पूछा था, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? पहला तो बिल्कुल अपरिभाषित शब्द उसमें है। दूसरी चीज़ पूछा था, क्या यह अभिधारणाएं अविरोधी हैं? तो इसका अविरोधी बिल्कुल अविरोधी है कि देखिए वो संगत है। रियल में कैसी है? संगत है। क्यों? देखिए दोनों जो कंडीशन दी थी ना, वो कंडीशन कैसी थी? अलग अलग कंडीशन थी। वो कैसी थी? दो अलग अलग कंडीशन है, इसलिए वो कैसी हो जाएंगी? संगत हो जाएंगी। और तीसरा पूछा था, क्या ये यूक्लिड के अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? तो वो यूक्लिड के अभिधारणाओं से ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हो सकता है ये इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्या है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है, मतलब इसमें दो बिंदु ए और बी है, इनके बीच एक बिंदु सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर है बी सी के, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी इक्वल टू हाफ ए बी है, और एक आकृति खींचकर इसको स्पष्ट करना है। हमको ये चीज प्रूव भी करना है, और पहली बात हमको क्या बनाना है? आकृति भी बनाना है, चित्र बनाना है। तो सबसे पहले आप चित्र बनाइए। इसका चित्र बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, बस ऐसे बोला है ना कि दो बिंदु ए और बी है, तो एक बिंदु मान लीजिए इसको ए और दूसरा बिंदु इसको मान लीजिए बी। इसके दो बिंदु हो गए ए और बी। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में सी को कुछ इस प्रकार स्थित है। सी कैसा स्थित है? सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर, मतलब अगर इसको सी मान लें तो ए से बी तक की जो दूरी है बराबर है किससे? बी से सी तक की दूरी। ए बी बराबर है बी सी के। एक सेकंड, क्वेश्चन शायद ए सी बराबर है, यहां पर ए सी बराबर है। ठीक है, ये ए सी बराबर मतलब ए या ए सी बराबर होगा किसके? बी सी के। मतलब यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी यहां से यहां तक की दूरी। ये हमको दिया है, तो सिद्ध करना है कि ए सी बराबर हाफ ए बी। तो हमको प्रूव करना है, तो जो चीज़ प्रूव करने का तरीका हम आपको बता दें। जो चीज़ दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, और जो चीज़ निकालना रहता है उसको भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए स्टेप याद रखिएगा। दिया है, पहली चीज़ जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है? ए सी बराबर बी सी। हमारे पास दिया गया है ए सी बराबर बी सी, इसको हमने लिख दिया। अब हमको सिद्ध क्या करना है, तो उसको लिख लीजिए। सिद्ध करना है। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि ए सी बराबर होता है किसके? हाफ ए बी के। ए सी किसके बराबर होता है? हाफ ए बी की। ये हमको प्रूव करना है। अब हम प्रूव कैसे करेंगे? देखिए यहां पर इस चित्र को देखिए। अब यहां से हम प्रूविंग देखते हैं इसकी, हम प्रूव कैसे करेंगे। अब देखिए ए सी है, सॉरी ए बी है, ये पूरी लाइन है। ये पूरी लाइन दो पार्ट में इसको तोड़ दिया गया है। क्या किया गया है? दो पार्ट में तोड़ दिया गया है। कैसे? ए सी और बी सी में। मतलब अगर ए सी आपको लिखना, ए बी आपको लिखना है, तो यहां पर देखिए अगर ए बी आपको लिखना पड़ेगा तो यहां से यहां तक की दूरी प्लस यहां से यहां तक की दूरी, मतलब बी सी। ये लिख सकते हैं कि नहीं? ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए सी, मतलब यहां से यहां तक की दूरी प्लस करेंगे यहां से यहां तक की दूरी, तो ये दूरी हमको मिल जाएगी। तो सेम यही स्टेप यहां पर लिखेंगे। लिख सकते हैं ए बी बराबर, लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी। ये हम लिख सकते हैं, हमने लिख दिया कि जो ए बी होगा वो ए सी और प्लस बी सी होगा। अब यहां पर देखिए हमको दिया गया है ए सी बराबर क्या दिया गया है? बी सी। और हमको प्रूव भी करना है ए सी के फॉर्म में, तो बी सी नहीं रखेंगे, ए सी का मान रख देंगे। तो जहां जहां पर बी सी है, बी सी की जगह पे ए सी रख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो जहां पर बी सी है वहां पर आप क्या रख दीजिए? ए सी को रख दीजिए। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी प्लस बी सी की जगह पे क्या रख सकते हैं? ए सी रख सकते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने
BC की जगह पे AC को रखा। आपने ऐसे भी तो कर सकते थे कि AC की जगह पे आप BC कर सकते थे। हम कहेंगे बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन हमने AC को क्यों रखा? इसलिए रखा कि जो हमको प्रूव करना है वो AC के फॉर्म में लाना है, हमको BC के फॉर्म में नहीं लाना है, हमको AC के फॉर्म में लाना है, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो देखिए अब इसको अगर आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा 2, देखिए AC और AC जुड़ जाएगा तो, और AC और AC कितना हो जाएगा 2AC, AC, ठीक है 2AC। अब देखिए यहां पर, अब क्या करिए, ये देखिए 2 जो है मल्टीप्लाई में है। प्रूव करने के लिए देखिए, प्रूव करने के लिए क्या है, AC अकेला तरफ, AC की तरफ कुछ नहीं है, AC की तरफ क्या है, कोई है नहीं है, तो AC को क्या कर देंगे, हम अकेला कर देंगे। तो इसको इस तरफ जब ट्रांसफर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में इधर आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, AB बाई, अब मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड का मतलब नीचे जाना जाएगा 2 बराबर AC। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, आपने लिख दिया। अब देखिए ये दिया है इस प्रकार से, AC बराबर हाफ AB आ गया, ये प्रूफ हो गया, बट इसको उस टाइप से अगर हम लिखेंगे तो ये AB है ना, तो इसको हम AB मल्टीप्लाई 1/2 भी तो लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर AC हो गया। अब क्या करिए, नंबर है, नंबर को आप पहले लिख दीजिए और ये जो अचर है उसको बाद में लिख दीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 AB बराबर AC, और यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूव करना था। देख लीजिए, ये हमको प्रूव करना था कि हाफ AB बराबर होता है किसके, AC के, और हाफ AB बराबर हो जाएगा AC के। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 में चीजें बातें बताई गई हैं वही बातें हैं, उस क्वेश्चन को लेकर के तब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ये है कि प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। तो हमने क्या देखा था, यहाँ पर एक रेखाखंड था, इसका बिंदु A ये है, दूसरा बिंदु B ये है, ये रेखाखंड, इसका मध्य बिंदु क्या था, C था। पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया है, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु C है, तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि कोई भी अगर रेखाखंड हम खींचते हैं ना, तो उसका मिड पॉइंट केवल एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। तो आप ऐसे भी जानिए यार, किसी भी चीज का मध्य तो केवल एक ही होगा, सेंटर तो केवल एक ही होगा ना। सेंटर हम किसको कहते हैं कि मतलब अगर जैसे इस लाइन का सेंटर का मतलब होगा कि इस लाइन से अगर इधर की दूरी नापे तो भी बराबर आनी चाहिए, यहां से अगर इधर की दूरी नापे तो भी बराबर आना चाहिए। मतलब यहां से यहां तक की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर आ रही है, 10 सेंटीमीटर आ रही है, तो यहां से भी यहां की दूरी 10 सेंटीमीटर आएगी, तब ही हम बोल पाएंगे कि जो ये C है ना वो AB का क्या है, मध्य बिंदु है। 10 से कम या ज्यादा हो गया तो मध्य बिंदु नहीं होगा। तो वही ये पूछा है कि हमको सिद्ध करना है कि कोई भी रेखाखंड का केवल एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, एक से ज्यादा नहीं, ठीक है, ये चीज हमको प्रूव करना है। तो इसका मतलब देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये प्रूव किया है कि जो AC है, जो AB था वो किसके था, हाफ ऑफ AC। ये अभी हम लोगों ने क्या किया है, प्रूव किया है, ये हम लोगों ने प्रूव किया है कि नहीं। तो इसका मतलब ये, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम ये चीज लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये हमको दिया है, ये हमको दिया है तो हमने लिख दिया। अब हमको ये बताना है, सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है। तो इसमें हम मान लेते हैं बच्चों, मान लिया कि कोई बिंदु D है जो AB का मध्य बिंदु है, हम सब मानते हैं और मान के हम दिखा देंगे कि D नहीं हो सकता है, D की कल्पना ही हमने गलत किया था, वही चीज करेंगे। हमने इसमें मान लेंगे कि माना D AB का मध्य बिंदु, हम ये मान लेंगे कि माना D AB का मध्य बिंदु है। हम ये मान लेंगे कि माना D जो है, ये D जो है AB का क्या है, AB का मध्य बिंदु है, मान लेंगे। तो देखिए जब अगर AD मध्य बिंदु होगा किसका,
ए बी का, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे ए बी बराबर हाफ ऑफ ए डी। जैसे हमने लिखा था इसको, ए सी मध्य बिंदु था तो हाफ ऑफ ए सी लिख दिया था। अगर अब ए डी मध्य बिंदु हो जाएगा तो ए बी का हाफ हो जाएगा ए डी, हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिए। इसको हम माने हैं, रियल में ऐसा है नहीं, हम इसको मान लिए हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 व 2 को देखिए तो इसका एक पक्ष बराबर है। अगर एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो इसका एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 AC बराबर 1/2 AD लिख सकते हैं। एक पक्ष बराबर है तो इसका दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए हाफ इधर भी है हाफ इधर भी है, दोनों तरफ है तो कैंसिल हो सकता है। कैंसिल हो गया तो बचा कितना? देखिए ये नया चीज बचा क्या? AC बराबर बचा है AD के। देखिए AC बराबर क्या बचा है? AD के। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी, मतलब जो AC की दूरी है ये बराबर है किसके? AD की दूरी के। और ये बराबर AC बराबर AD के तभी हो सकता है जब D बिंदु यहां पर ना होकर कहां पर रहेगा? इसी के ऊपर होगा, संरेखी होगा, संपाती होगा। क्या होगा? संपाती होगा, उसी के ऊपर होगा, तभी ये स्थिति बन सकती है कि ये दोनों बराबर हो सकते हैं। अदरवाइज दूसरी जो कंडीशन होगी उसमें वो फुलफिल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो D बिंदु है, D बिंदु अलग ना होकर कहां है? D बिंदु किस पे है? C पर ही है। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि इसका मतलब इसका केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, क्योंकि D की और कहीं कल्पना कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो AC है बराबर होगा किसके? AB को हमने प्रूव कर दिया है। तो यहां पर लिखेंगे अतः D बिंदु C पर ही होगा, C पर ही होगा, तभी AC बराबर AD होगा। अतः सिद्ध होता है कि एक रेखाखंड का, जो क्वेश्चन में पूछा था, एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। एकदम साधारण लैंग्वेज में आप अपना लिख सकते हैं आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आकृति में AC बराबर दिया गया है BD के। AC कहां पर है? देखिए यहां से यहां तक की दूरी ये होगी AC की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी AC है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी AC, ये बराबर है किसके? BD के। BD कहां है? यहां से यहां तक की दूरी, अर्थात ये मतलब AC बराबर है किसके? BD के। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी बराबर है यहां से यहां तक की दूरी की। ओके, ये दिया गया है तो हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि AB बराबर है CD के। तो हमको ये सिद्ध करना है कि AB मतलब यहां से यहां तक की दूरी बराबर है किसके? यहां से यहां तक की दूरी की। समझ में आ गया? मतलब हमको ये सिद्ध करना है कि AB यहां से यहां तक की दूरी बराबर है कि कहां से? यहां से यहां तक की दूरी की। तो ये भी सिद्ध करने वाला है, और सिद्ध करने वाले जो भी क्वेश्चन रहते हैं उनको हम करने के तरीके क्या बताए हैं कि जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, फिर जो हमको प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, पहले उसको लिखते हैं। दिया है हमारे पास AC बराबर है किसके? AC बराबर है BD के। ये हमको दिया है AC बराबर है BD के, और हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध
करना है। अब सिद्ध क्या करना है कि AB बराबर होता है किसके, CD के। स्टेप हमेशा याद रखिएगा, प्रूफ करने वाले में पहला जो दिया रहता है उसको लिखते हैं, फिर जो सिद्ध करना रहता है उसको लिखते हैं। चलिए बात करते हैं। ये दिया है ना, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसी को हम लिखते हैं, इसी को हम लिखते हैं क्या कि AC, यहां से प्रूविंग है, AC बराबर है BD के। जो हमको दिया है उसी से लेकर हम करेंगे। देखिए AC, अब ध्यान से देखिएगा, ये लाइन है हमारी AC, ये लाइन है हमारी AC। अगर इसको अलग बनाएं तो हम लिख सकते हैं AC ऐसे AC, और इसके बीच में एक बिंदु कहीं भी हो सकता है B। अब मिड पॉइंट है नहीं है हमको ये नहीं पता है, मतलब है। तो देखिए AC जो है ये AC, ये AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी AB प्लस यहां से यहां तक की दूरी BC। मतलब जैसे ये पूरी दूरी 10 सेंटीमीटर है और यहां से लेकर ये 7 है और ये 3, तो 7 और 3 10 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो AC है, जो ये पूरी दूरी है, ये दो दूरियों से मिलकर बना है। कौन कौन से, AB प्लस BC, AB प्लस BC। तो जहां पर AC है वहां पर हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए BD है, दूसरी लाइन BD क्या है उसको देखिए। B यहाँ पर है, D यहाँ पर है, तो दूसरी लाइन BD है। इसको भी हम रफ में बना सकते हैं ऐसे, B और D अपने समझने के लिए। और इसमें एक बिंदु स्थित C है, कहीं भी हो सकता है, हमने ये बिंदु स्थित C इसमें ले लिया। अब सेम वही चीज यहाँ पर करेंगे, BD का मान निकालेंगे। तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को हम ये लिख सकते हैं ना, BC प्लस CD, क्योंकि दो बिंदुओं से मिलकर बना है। तो B से C तक की दूरी प्लस C से D तक की दूरी, तो ये हो जाएगा BC प्लस CD। तो BD की जगह पे क्या लिख देंगे हम, BD की जगह पे लिखेंगे BC प्लस CD, हमने ये लिख दिया। अब देखिए BC इधर भी है, ये B है, BC इधर भी है, BC इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, देखिए बच्चों, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। अब अगर इधर इसको ट्रांसफर करेंगे, या ट्रांसफर कर लीजिए आप समझने के लिए, AB प्लस BC, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में माइनस BC बराबर ये CD है तो CD ही रहेगा। ये प्लस में और ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए इधर क्या बचा, AB, और इधर क्या बचा, CD। यही तो हमको प्रूफ करना था, देख लीजिए, हमको यही ना सिद्ध करना था, AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD, हमने प्रूफ कर दिया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये जो तो तीनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इंपॉर्टेंट है, तो इनको विशेष तौर से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका जो लास्ट क्वेश्चन बचा है उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि यूक्लिड की अपगृहीतों की सूची में दिया गया अपगृहीत 5, अच्छा यहाँ पे लिखा है, अपगृहीत 5 एक सर्वव्यापी सत्य है। सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ इसको क्यों माना जाता है। जो पांचवा अपगृहीत है उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना जाता है। तो आप जो अपगृहीत, अगर आप दिमाग में होगा, जो पांचवा अपगृहीत ये था कि पूर्ण जो होता है, मैं एक बार रिवीजन करा दूं आपका। रिवीजन क्या, केवल जो वहां पे जिसको समझ में आ गया है, यहाँ पे कुछ समझना ही नहीं है। पूर्ण अपने अंश या भाग, वहां पे लिखा था पूर्ण अपने भाग से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। ये था अपगृहीत 5वां। अपगृहीत 5वें में यही था कि पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, ज्यादा होता है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ या सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, इसी को बारे में हमको बताना है। बस आप समझ लीजिए, अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं कि पूर्ण जो होता है अपने भाग से ज्यादा क्यों होता है। तो समझिए इसको जरा। जैसे ये हमने एक लाइन बना दी और ये A बिंदु लेते हैं और ये B बिंदु लेते हैं, और इस जो लंबाई है ये 10 सेंटीमीटर की है या 10 मीटर मान लेते हैं। ये जो AB जो रेखाखंड है ये कितने मीटर का है, 10 मीटर का है, ठीक है, 10 मीटर का मान लिया। ये पूरा भाग हो गया, ये पूर्ण भाग हुआ। ये क्या हुआ, जो AB है ना, ये पूर्ण है,
ए बी क्या है, पूर्ण है। अब क्या करिए, इसको 5 भाग में कट कर दीजिए। तो एक भाग ये होगा, इसको सी नाम देते हैं, एक भाग ये डी दे देते हैं, एक भाग ये ई दे देते हैं, एक भाग ये एफ दे देते हैं। तो इसको क्या किया हमने, 5 भाग में डिवाइड कर दिया। तो इसका जो एक भाग हुआ वो ए सी कहलाया, जो एक भाग होगा ये ए सी कहलाया, जो दूसरा भाग हुआ ये सी डी कहलाया, जो तीसरा भाग होगा वो डी ई कहलाया, जो चौथा भाग होगा वो ई एफ कहलाया, और जो 5वां भाग होगा वो एफ बी कहलाया। तो इसको हमने 5 भागों में डिवाइड कर दिया। तो ये जो 5 भाग आए हैं, ये देखिए 5 जो भाग आए हैं ना, ये एक पार्ट है। किसका एक पार्ट है, ए बी का पार्ट है। तो आप जरा सोचिए कि क्या ए सी जो है ए बी से बड़ा हो सकता है, कभी भी नहीं। ए सी का जो भी मान होगा यहां से लेकर यहां तक का मान, तो ए सी का जो कुछ भी मान होगा वो 10 से तो कम ही होगा ना, 10 से कम होगा कि नहीं। पहली लाइन बस तो ये कह सकते हैं कि जो ए सी का मान होगा यहां से यहां तक का मान वो हमेशा 10 से कम होगा। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो ए बी का मान होगा, मतलब यहां से यहां तक का मान होगा, वो हमेशा जो है ए सी से ज्यादा होगा। मतलब जो ए बी का मान होगा यहां से लेकर यहां तक का मान, वो हमेशा यहां के मान से, मतलब ए सी के मान से ज्यादा होगा। तो ए बी क्या है, तुम आपका ए बी है आपका पूर्ण, और भाग क्या है, ए सी। तो आप ऐसे ही तो कह रहे हैं कि जो ए बी होगा वो हमेशा ए सी से ज्यादा होगा, बड़ा होगा। तो यही बात तो इसने इसी में बोल दिया है कि पूर्ण जो होता है अपने भाग से ज्यादा होता है। इस चीज को हमने जब अपगृहित 5 बताया था तो भी हमने अच्छे समझाया था। अब ये पूछा गया इसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना जाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि पूर्ण हमेशा अपने भाग से कम ही होता है। पूर्ण जो होता है वो अब हमेशा अपने भाग से ज्यादा होता है, इसीलिए यह यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है आपका वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप समझ गए। अब अगर लिखना चाहे तो विश्व का कोई भी चीज है यार, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, विश्व का कोई भी भाग अपने पूर्ण से कम ही होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। बस इतना लिख देंगे बहुत माना जाएगा। पूर्ण विश्व का कोई भी भाग, हमारी ये बॉडी है, बॉडी देखिए है, ये एक पूर्ण है। लेकिन जो हाथ हमारा है ये इस पूरे शरीर का ये एक क्या है, भाग है। तो क्या हाथ हमारा पूरे शरीर से बड़ा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ये जो हाथ हमारा, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो हाथ है ये हमारा है भाग। अब जानते ही है शरीर का हमारा एक ये पार्ट है, भाग है। लेकिन जो शरीर है हमारा वो तो एक पूर्ण है ना। तो विश्व का कोई भी जो भाग होता है, ये भाग हमेशा अपने पूर्ण से क्या होता है, कम ही होता है। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 5.1 खत्म हो गया। 5.2 में कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए इतना ही बच्चों। जो बाकी बातें होंगी वो हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।